आखिर कैसे बचाएगी एक बेटी अपनी माँ के मरते हुए प्रेमी की जान? क्या अमृत टैबलेट के चक्कर में दांव पर लग जाएगी मासूमों की जान? क्या होगा जब अनिका करेगी रोहित मारवा से अपने प्यार का इजहार? रोहित अनिका को बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। अनिका की आगे की बात सुनने के लिए रोहित बहुत क्यूरियस था। सामने खड़ी अनिका अब भी ये सोच रही थी कि वो रोहित से किस तरह आर्यन की बात करे। रोहित ने अपने मन में सोच कर रखा था कि अनिका उसे जो कुछ भी मांगेगी वो बस उसका जवाब हाँ में देगा। हिम्मत करके अनिका ने अपनी आंखें बंद करके खोली और रोहित से कहा, आई वॉन्ट यू। अनिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही रोहित को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके आसपास की सारी दुनिया घूमने लगी थी। रोहित के हमेशा इमोशनल लगने वाले चेहरे पर बिना रोहित को पता लगे स्माइल आने लगी थी। तभी अचानक अनिका की आगे की बात सुनकर रोहित दंग रह गया। आई वॉन्ट योर सन। मिस अनिका, क्या कहा अभी अभी आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। कुछ नहीं मिस्टर मारवा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन उठाया। राजलक्ष्मी ने तेज सांसें लेते हुए कहा, मैडम, मुझे अभी अभी पता चला है कि दिल्ली में कोई आपकी बेटी के बारे में इंक्वायरी कर रहा है। तभी अनिका का ध्यान पीछे खड़े रोहित मारवा के असिस्टेंट चिराग पर गया और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर वो रोहित को कुछ दिखाने ही वाला था। तभी अनिका ने राजलक्ष्मी का फोन काटकर हड़बड़ाहट में रोहित को जोर से आवाज लगाई, मिस्टर रोहित, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मिस अनिका, इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या हुआ आपको? थैंक यू मिस्टर रोहित, आपने मुश्किल घड़ी में मल्होत्रा फार्मेसी का साथ देने का फैसला किया। वेल, इट्स जस्ट कि मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। ये कहने के बाद रोहित को खुद की जबान पर भरोसा नहीं हो रहा था कि किस तरह उसके मुंह से ये बात निकल गई थी। अनिका रोहित की ये बात सुनकर यहाँ वहां देखने लगी। अनिका को इस बात का डर था कि कहीं रोहित की ये बात आसपास खड़े किसी आदमी ने कहीं सुनी तो नहीं थी। अनिका जी, आई मेंट, मुझे आपकी प्लानिंग, आपकी समझदारी और मेडिकल साइंस में आपको जो इतना नॉलेज है वो बहुत पसंद है। इसलिए मैंने सोचा कि आप पर इन्वेस्ट करना मेरे लिए फायदे का ही सौदा होगा। चिराग ने जब अपना फोन दोबारा स्विच ऑन करने की कोशिश की तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि गिरने की वजह से उसके फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से अब चिराग मेहता का फोन स्विच ऑन नहीं हो रहा था। चिराग अपने फोन को लेकर टेंशन में था। तभी वहां कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी अनिका से मिलने आए। तुम्हारी माँ स्वाति मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इनफैक्ट ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन ने अपना एक कीमती हीरा खो दिया है। मैंने सुना है तुम एक बेहतरीन सर्जन हो। मैं जानना चाहता था कि क्या वाकई तुम्हें ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक मेडिसिन में इंटरेस्ट है? तुम्हारे लिए आज सचमुच एक बहुत खुशी का दिन है। मेरे गुरु मिस्टर कल्याण शास्त्री तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हैं। अब जल्दी से इन्हें अपना गुरु मानकर आज से इनकी ट्रेनिंग में अपना काम शुरू कर दो। बट व्हाई शुड आई डू दैट? क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त इंडिया में सिर्फ 3 आयुर्वेद गुरु बचे हैं। एक मेरे गुरु डॉक्टर कल्याण शास्त्री, दूसरे राम प्रसाद यादव और डॉक्टर संदीप अय्यर। इन तीनों ने आयुर्वेद के महागुरु डॉक्टर वांगा पट्टू से अपनी एजुकेशन ली थी। मिस्टर कल्याण शास्त्री, बड़े सालों बाद मैंने डॉक्टर वांगा पट्टू का नाम सुना है। आप कह सकते हो कि किसी जमाने में मैं बहुत बड़ा फैन था उनका। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर वांगा पट्टू ने कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया था। आप सही कह रहे हैं, मगर मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जिन्हें ये अवसर मिला है कि वो डॉक्टर वांगा पट्टू के स्टूडेंट ना होकर भी उनके अंडर ट्रेन हो सकें। आप आज की भाषा में कह सकते हैं कि मैं उनका अनऑफिशियल स्टूडेंट था। नॉलेज तो नॉलेज है, और मैं चाहता हूँ कि उनसे प्राप्त हुआ ज्ञान मैं अपने तक सीमित न रखूं और आने वाली पीढ़ी के होनहार बच्चों को आयुर्वेद के इस अद्भुत विज्ञान से रूबरू करूं, जैसे डॉक्टर शालिनी। और अब आपके सामने खड़ी है डॉक्टर अनिका। अनिका, कांग्रेचुलेशन। अब आज से तुम डॉक्टर कल्याण शास्त्री को अपना गुरु मान लो और कल उनकी ऑफिस में जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देना। थैंक यू फॉर योर ऑफर, बट मेरे पास ना तो आपको देने के लिए टाइम है और ना ही आपसे सीखने में मुझे कोई दिलचस्पी है। थैंक यू वेरी मच। तुम्हें पता नहीं है कि आज तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मौका अपने हाथों से खो दिया है। गुरुजी का स्टूडेंट बनने का मतलब क्या है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा।
मगर तब शायद ये ऑफर दोबारा चलकर तुम्हारे पास ना आए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। ये कहकर डॉक्टर शालिनी कल्याण शास्त्री को लेकर वहां से चली गई। अभी अनिका डॉक्टर शालिनी की बात को समझने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे से आकाश गुलेरिया दौड़ता हुआ कल्याण शास्त्री के पास आया। मिस्टर शास्त्री, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा। इट्स एन इमरजेंसी। मेरे चाचा करण गुलेरिया बहुत ही सीरियस हैं। उनकी सांसें किसी भी वक्त बंद हो सकती हैं। आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। करण गुलेरिया को बचाने के लिए कल्याण शास्त्री, डॉक्टर शालिनी, आकाश गुलेरिया के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गए। मगर अनिका चाहकर भी करण गुलेरिया की मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि करण गुलेरिया मल्होत्रा फार्मेसी से मिली किसी भी मदद के सहारे अपनी जान नहीं बचाना चाहते थे। किशन मामा, अंजलि मामी और शीला मासी अनिका के पास गए। अनिका बेटा, आई थिंक वी शुड डू समथिंग। हम करण गुलेरिया को किसी तरह से बचा नहीं सकते। अंजलि मामी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। करण गुलेरिया की किस्मत में अगर जिंदगी लिखी है तो उन्हें कोई नहीं मार सकता, और अगर मौत लिखी है तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। कॉन्फ्रेंस में अब हर कोई मल्होत्रा परिवार को फिर से पुरानी इज्जत और शान के साथ देखने लगा था। कुछ लोग आकर किशन मामा को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। सबको बाय कहते हुए किशन मामा, अंजलि मामी, शीला मासी और अनिका कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकल गए। चिराग, तुम कुछ देर पहले अपने फोन में मुझे कुछ दिखाने वाले थे। क्या तुम्हें अनिका की बेटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? सॉरी सर, मुझे लगता है जमीन पर गिरने की वजह से मेरे फोन में कोई डैमेज हो गया है। कब से ट्राई कर रहा हूँ मगर ये ऑन ही नहीं हो रहा है। मगर सर, मुझे लगता है कि मैंने जिसे ये काम सौंपा था शायद वो किसी नशे में था। उस इडियट ने मुझे मिस अनिका की बेटी की जगह आपके बेटे का फोटो भेज दिया था। चिराग, तुम रहने दो, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। किसी लड़की के पीछे उसके परिवार की जासूसी करना हमें शोभा नहीं देता। लीव दिस मैटर और कंपनी के कामकाज पर ध्यान दो। आज हमने मल्होत्रा परिवार के साथ जो डील की है, फौरन उसकी कॉन्ट्रैक्ट कॉपी बनवाओ और मिस्टर किशन मल्होत्रा को भेज दो। ये कहते हुए रोहित कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलने लगा। मल्होत्रा हाउस पहुंचकर अंजलि मामी और किशन मामा हॉल के सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेने लगे। किशन मामा के फोन पर श्वेता का फोन आया। कुछ देर श्वेता के साथ बात करके किशन मामा ने फोन काटकर बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में सबसे कहा, श्वेता का फोन था। वो कह रही थी कि अमृत टैबलेट बनाने के लिए जो फॉर्मूला उसे अनिका ने दी थी वो फॉर्मूला सक्सेसफुल है। श्वेता ने अभी 50 टैबलेट बना ली हैं। वो कह रही थी कि अब हम इस टैबलेट की मास प्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। आई थिंक इस बात पर शैंपेन खुलनी चाहिए। बेटा अनिका, क्या तुम सचमुच डॉक्टर कल्याण शास्त्री के अंडर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्टडी नहीं करना चाहती? मेरा मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो कल्याण शास्त्री के साथ दुश्मनी है उस वजह से तुम? किशन मामा, मुझे कल्याण शास्त्री के पास ट्रेडिशनल मेडिसिन सीखने की कोई जरूरत नहीं, और अब इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। क्या हम जान सकते हैं फिर किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें? मैंने सुना है कि तुम एक सर्जन हो। क्या तुम्हारे पास मेडिकल लाइसेंस है? किस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है तुमने? किस हॉस्पिटल में काम करती हो तुम? क्या तुम एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हो या एक जनरल फिजिशियन? अनिका चाहती तो शीला मासी की बातों का जवाब सिर्फ अपना मेडिकल नाम यानी कि डॉक्टर अमृता कहकर दे सकती थी, मगर अनिका ने शीला मासी को बड़ी रिस्पेक्ट से जवाब देते हुए कहा, मैं एक विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ। विजिटिंग कंसल्टेंट हो तो महीने में कितने ऑपरेशंस कर लेती हो? तुम अभी इतनी यंग हो तो थोड़े साल किसी हॉस्पिटल में ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती? बस करो शीला, अब मेहरबानी करके फिर से बेचारी बच्ची को परेशान मत करना। चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं तुम लोगों की बात। तुम लोग यही चाहते हो ना कि मैं स्वाति से माफी मांगू? तो ठीक है, मैं आप सबके सामने स्वाति से माफी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ भी स्वाति के बारे में कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, मगर अनिका की मासी होने के नाते मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगी। शीला अपनी जगह से उठकर अनिका के पास आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहने लगी, तुम्हारी माँ स्वाति शहर की काफी टैलेंटेड और खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, मगर तुम्हारी परवरिश कहीं और हुई है। अगर तुम्हारी वजह से स्वाति की या फिर हमारे खानदान पर कोई भी आंच आई तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस भी करो शीला, बहुत हो गया। आज कॉन्फ्रेंस हॉल में इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें इस लड़की पर शक है? आखिर क्यों तुम हाथ धोकर इस बच्ची के पीछे पड़ गई हो? मैं और किशन तुमसे वादा करते हैं कि इस बच्ची की वजह से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लिविंग रूम में पूरा गुलेरिया परिवार बड़ी ही टेंशन में थे।
जब कल्याण शास्त्री परिवार के बाकी लोगों से बात कर रहे थे, तब शालिनी ने बेडरूम के खुले दरवाजे से देखा कि बेड पर एक लंबे कद का आदमी लेटा हुआ था। कल्याण शास्त्री ने करण गुलेरिया का चेकअप करने के बाद गुलेरिया परिवार से कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप लोग हो सके तो करीबी रिश्तेदारों को बुला लीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जैसे ही कल्याण शास्त्री ने ये बात बताई, बाहर कमरे में अचानक कुछ लोग जोर से रोने लगे। आकाश गुलेरिया ने कल्याण शास्त्री को एक कोने में ले जाकर गिड़गिड़ाती आवाज में पूछा, डॉक्टर शास्त्री प्लीज कुछ कीजिए, कोई तो इलाज होगा। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, कोई तो होगा जो मेरे चाचा को बचा सके। है कोई जो आपके चाचा की जान बचा सकता है? बताइए शास्त्री जी, कौन है वो जो मेरे चाचा की जान बचा सकता है? आप बस बताइए कि वो कौन है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उन्हें खुद जाकर यहाँ ले आऊंगा। उनका नाम है डॉक्टर वांगापट्टू। आकाश गुलेरिया ने अपने असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अपना फोन निकाला। गुलेरिया परिवार भी बड़ी उम्मीद से आकाश की ओर देखने लगा था। कल्याण शास्त्री ने आकाश गुलेरिया को रोकते हुए कहा, देखो आकाश, डॉक्टर वांगापट्टू अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली अब उनकी याददाश्त भी बहुत कमजोर हो गई है। सालों से वो खुद ठीक से चल फिर नहीं पाते। मगर आकाश, मैंने ये सुना है कि डॉक्टर वांगापट्टू ने अभी कुछ साल पहले अपने एक स्टूडेंट को अपनी सारी विद्या सिखाई थी, मगर ये कोई नहीं जानता कि उनका वो शिष्य कौन है। आप चाचा को बस होश में ला दीजिए, मैं डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को बहुत जल्द ढूंढ लूंगा। कल्याण शास्त्री करण गुलेरिया के बेड के पास अपना आसन जमा कर बैठ गए। अपने शस्त्रों की और अपनी विद्या की पूजा करने के बाद उन्होंने कुछ लंबी लंबी सुइयां करण गुलेरिया के शरीर में अलग अलग जगह पर चुभाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद करण गुलेरिया के माथे से पसीना टपकने लगा। मिस्टर करण गुलेरिया इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आई थिंक कल तक उन्हें होश आ जाना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर शास्त्री, आई एम सो थैंकफुल टू यू। देखें मिस्टर आकाश, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये इलाज सिर्फ टेम्परेरी है। आपको डॉक्टर वांगापट्टू के शिष्य को ढूंढना होगा। तब तक मैं डॉक्टर शालिनी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पर्सनली रोज यहाँ पर आएं और मिस्टर करण गुलेरिया को अंडर ऑब्जर्वेशन रखें। ठीक है, मैं जल्द ही उन्हें ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारा ड्राइवर घर छोड़ देगा। एंड थैंक यू वंस अगेन। कल्याण शास्त्री और डॉक्टर शालिनी करण गुलेरिया के साथ हाथ मिलाकर वहां से निकल गए। तभी कमरे में 21 साल की लंबी और सांवली सी लड़की अंदर आई। उस लड़की ने आकाश से कहा, ये कल्याण शास्त्री खुद ही पापा का इलाज कर सकते हैं, मगर फिर भी पता नहीं क्यों तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। तुमने देखा ना, उनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट से पापा के शरीर पर इतना असर पड़ने लगा। देखो मायरा, तुम अभी छोटी हो, कुछ चीजें तुम नहीं समझ पाओगी। तुम बस ये प्रे करो कि करण चाचा जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। मायरा करण गुलेरिया की अडॉप्टेड डॉटर थी। मायरा गुलेरिया पूरे परिवार की लाडली और सारे भाइयों की जान थी। कार में बैठी डॉक्टर शालिनी गुलेरिया हाउस का आलीशान स्ट्रक्चर देख रही थी। सर, मुझे लगता है करण गुलेरिया बहुत क्रिटिकल हैं। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, और जब वो खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहते तो हम कैसे उनको बचाएंगे? कल्याण शास्त्री ने शालिनी की बात को बीच में रोकते हुए अपने हाथों की मुट्ठी खोली। मुट्ठी के अंदर आधी टैबलेट थी। गुलेरिया परिवार के घर रोज जाना, करण गुलेरिया को इसी तरह रोज अलग अलग पॉइंट पर प्रेशर देना और फिर ये आधी गोली उनके मुंह में रख देना। ये करण गुलेरिया को जिंदा रखने के लिए काफी होगा। सर, कहीं ये अमृत टैबलेट तो नहीं? हाँ, ये अमृत टैबलेट है। तुम एक काम करो, हमारे ही किसी आदमी को मल्होत्रा फार्मेसी से अमृत टैबलेट की डील करने कहो। वो आज की बाजी जीत चुके हैं अमृत टैबलेट की वजह से, तो उसी टैबलेट की वजह से अगली बार बाजी हम जीतेंगे। आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। गार्डन में रिया किशन मामा, अंजलि मामी और नानी माँ के साथ खेल रही थी। अनिका ने नानी माँ की आंखों में कुछ आई ड्रॉप्स डाले और नानी माँ से पूछा, अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो बस तुम ये ड्रॉप्स डालती हो तभी तकलीफ होती है, वरना तो तुम्हारी नानी की आंखें इतनी तेज हो गई हैं। चाहो तो निशाना लगाने की कंपटीशन में भेज दो, फर्स्ट आऊंगी मैं। बड़ी नानी, क्या मैं आपके लिए इसमें कोई शूटिंग गेम डाउनलोड कर दूं? हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। चुप रह शैतान, सारा दिन मोबाइल में गेम खेलती रहती है। इतनी तेज है,
पता नहीं पढ़ाई कब करेगी। माना कि रिया बाकी बच्चों से काफी स्मार्ट है, लेकिन कब तक इस तरह हमेशा घर में ही उसे ट्रेनिंग देंगे? मुझे लगता है अब इसे किसी स्कूल में एडमिशन दिलवा देना चाहिए। जी मामा, दरअसल मैं ये सोच रही थी किसी अच्छी स्कूल में रिया का एडमिशन ले लिया जाए। तो जल्दी चलते हैं। देखो बेटा, दिल्ली की सबसे टॉप स्कूल तो एक ही है, सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अगर बच्चों का झगड़ा हो जाए तो पूरे देश की इकोनॉमी हिल सकती थी, क्योंकि यहाँ पर दो खादानों के टकराने का मतलब साफ था, इकोनॉमी में बड़ी उथल पुथल हो सकती थी। देखो बेटा, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे, मगर स्कूल से तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि ये लोग सिर्फ उन्हीं के बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनका या तो पूरे देश में बहुत नाम है और या इतना पैसा हो कि पूरे देश में उनकी कीमत हो, जैसे मारवा खानदान। तभी अनिका के फोन पर एक नाम फ्लैश हुआ। अचानक ये क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? किसका कॉल आया था अनिका को, जिसे देख वो हैरान रह गई। क्या चाल चल रहा है डॉक्टर कल्याण शास्त्री? रिया का एडमिशन करने के लिए अनिका अब क्या करेगी? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।